वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में नेक्स्ट एल्गोरिथम SJF को लर्न करेंगे। यूनिट सेकंड में शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में ये आपका टॉपिक है आज का SJF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। इससे पहले हमने FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड टॉपिक को डिस्कस किया था। आज हम SJF शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। SJF इसकी फुल फॉर्म है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। दिस एल्गोरिथम कम्स इनटू पिक्चर टू ओवरकम द कॉन्वे इफेक्ट इन FCFS एल्गोरिथम। हमने लर्न किया था पिछले वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर कि यदि दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं या डिफरेंट टाइम पर भी पहुंच रहे हैं तो FCFS के अंदर जो प्रोसेस पहले आया है उसको एग्जीक्यूशन होगा। तो मान लीजिए फर्स्ट जो प्रोसेस है उसका CPU एग्जीक्यूशन टाइम बहुत ज़्यादा है और सेकंड प्रोसेस का CPU एग्जीक्यूशन टाइम कम है, तो उसको सेकंड प्रोसेस को CPU तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाए, क्योंकि वो प्योरली नॉन प्रिम्प्टिव एल्गोरिथम था FCFS। ठीक है, तो फर्स्ट कंप्लीट करेगा तब सेकेंड एल्गोरिथम की टर्न आएगी। तो सेकेंड प्रोसेस को बहुत देर तक वेट करना पड़ता है। इसको हम बोलते हैं कॉन्वे इफेक्ट या प्रॉब्लम ऑफ स्टारवेशन। ओके, तो SJF एल्गोरिथम जो है आपका प्रिम्प्टिव भी हो सकता है, नॉन प्रिम्प्टिव एल्गोरिथम भी हो सकता है। हम दोनों ही तरह के एल्गोरिथम्स के एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। इन दिस एल्गोरिथम शॉर्टेस्ट जॉब इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। Characteristics of SJF algorithm: shortest job is executed और get CPU first। मान लीजिए रेडी क्यू के अंदर एक से ज़्यादा प्रोसेस वेट कर रहे हैं CPU में एग्जीक्यूट होने के लिए, तो जिस प्रोसेस का सबसे कम CPU बर्स्ट टाइम होगा उसको CPU पहले एलोकेट होगा अकॉर्डिंग टू दिस एल्गोरिथम। It reduce the conway effect. It can be preemptive और नॉन प्रिम्प्टिव। इसको हम दोनों ही तरीके से देखेंगे कि प्रिम्प्टिव SJF कैसे वर्क करता है एग्जाम्पल की सहायता से, और नॉन प्रिम्प्टिव एल्गोरिथम किस तरह से वर्क करता है। बेस्ट अप्रोच टू मिनिमाइज द वेटिंग टाइम। इट इज़ ईजी टू इम्प्लीमेंट वेयर रिक्वायर्ड CPU टाइम इज नॉन इन एडवांस। यदि हमें CPU टाइम किसी भी प्रोसेस को कितना एग्जीक्यूशन टाइम लगेगा ये हमें पहले से पता हो तो ये उस केस में ये सबसे बेस्ट एल्गोरिथम माना जाता है। अब हम इस एल्गोरिथम का एग्जांपल देखेंगे। इफ़ देयर आर 3 प्रोसेस विद प्रोसेस ID P1, P2, P3 एंड दे अराइव इन रेडी क्यू एट टाइम 0। ठीक है, उनका अराइवल टाइम सेम है। यदि अराइवल टाइम सेम है और हमें CPU ब्रश टाइम पता है 24 है P1 के लिए, P2 का है 3, देन P3 का 3। इस एग्जांपल को हमने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में भी लिया था FCFS में। उसमें हमने देखा था कि P1 को ये पहले एग्जीक्यूट करेगा बिकॉज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है और सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं। देन P2 को एग्जीक्यूट होगा, देन P3 एग्जीक्यूट होगा। लेकिन SJF में क्या होगा, आइदर P2 और P3 इन दोनों में से कोई भी एक पहले एग्जीक्यूट होगा। देन मान लीजिए P2 पहले एग्जीक्यूट होता है, देन P3 एग्जीक्यूट होगा और देन P1 एग्जीक्यूट होगा। इससे क्या होगा, वेटिंग टाइम बहुत रिड्यूस हो जाएगा प्रोसेस का और टर्न अराउंड टाइम भी कम हो जाएगा। इस प्रोसेस का हम गैंट चार्ट से यदि हम डिस्प्ले करवाएं तो ये 3 प्रोसेस हैं P1, P2, P3। तो इनको इस तरह से सबसे पहले P2 को एग्जीक्यूट करेगा, फिर P3 को, फिर P1 को। इनका जो टाइम होगा 0 वेटिंग टाइम है। P2 का वेटिंग टाइम क्या है, 0, क्योंकि सेम टाइम पे आए हैं सारे। P3 का वेटिंग टाइम कितना है, 3 मिलीसेकेंड, और P1 का वेटिंग टाइम है 6 मिलीसेकेंड। तो टोटल मतलब प्रोसेस जो है बाहर निकलेंगे, एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा 30 के अंदर। तो P1 की जो वेट है वो केवल 6 मिलीसेकेंड्स है। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं वेटिंग टाइम ऑफ P3 0, P2 3, P1 6। तो एवरेज वेटिंग टाइम इज इक्वल टू 9/3 इज इक्वल टू 3। We see that if all process arrive at the same time, then scheduling is non-preemptive। इसमें ये non-preemptive है। P2 complete execution होगा तब P3 की बारी आएगी, क्योंकि वो पहले ही देख लेगा कि कौन सा शॉर्टेस्ट जॉब है, उसके हिसाब से एग्जीक्यूशन जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो non-preemptive है। अब हम जो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे वो हम देखेंगे कि प्रिम्प्टिव एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है SJF के अंदर।
Example of primitive scheduling in SJF. Primitive scheduling is sometimes also called shortest remaining time first scheduling. SJF के अंदर इसको हम shortest remaining time first scheduling भी बोलते हैं। इसके अंदर देखो ये 4 प्रोसेस हैं, P1, P2, P3, P4। इनका अराइवल टाइम अलग अलग है। P1 जो है 0th टाइम पे पहुंचता है, P2 1th टाइम पे, P3 आपका सेकेंड और P4 आपका 3 मिली सेकेंड पे वहाँ पे अराइव होता है रेडी क्यू के अंदर। ठीक है, चारों को CPU चाहिए लेकिन इनका रेडी क्यू में अंदर लगने का टाइम चारों का अलग अलग है। अब ये इसका हमें पहले से पता है कि एक P1 को अपना प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए 8 मिली सेकेंड लगेंगे, P2 को 4, P3 को 9 और P4 जो है 5 मिली सेकेंड के अंदर CPU का चाहिए इसको अपना प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। अब इसका हम गैंट चार्ट कैसे बनाएंगे ये हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं। अब हमें इसका वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम, क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी तरह से आते हैं कि इस तरह से आपको कुछ दिया होता है और आपको कैलकुलेट करना होता है एवरेज वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम यूजिंग, आगे लिखा होगा यूजिंग FCFS हो सकता है, यूजिंग SJF हो सकता है, या यूजिंग जो आप नेक्स्ट एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे कुछ भी हो सकता है। तो जैसे ये जो क्वेश्चन है हम इसको ये मान के चलते हैं कि कैलकुलेट एवरेज वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम यूजिंग SJF एल्गोरिथम। अब जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसका हमने गैंट चार्ट बनाएंगे। यहाँ पे हम क्वेश्चन को एक बार फिर से ले लेते हैं। प्रोसेस ID P1, P2, P3, P4 है, ये अराइवल टाइम है, CPU बर्स्ट टाइम है। अब आप देखें हम SJF पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले 0th टाइम पे जो है P1 प्रोसेस अराइव हुआ, ठीक है, आते ही इसको CPU असाइन एलोकेट हो जाएगा, लेकिन 1 मिली सेकेंड के बाद में इससे CPU प्रिम्प्ट कर हटा लिया जाएगा, प्रोसेस को प्रिम्प्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि 1 मिली सेकेंड पे क्या होगा उससे कम CPU बर्स्ट टाइम वाला प्रोसेस P2 एंटर कर चुका होगा और CPU किसको एलोकेट हो जाएगा, P2 को एलोकेट हो जाएगा। ठीक है, P2 अपना एग्जीक्यूशन 4 CPU बर्स्ट टाइम कंप्लीट करेगा क्योंकि 5 मिली सेकेंड तक में 5वें मिली सेकेंड तक इससे कम CPU बर्स्ट टाइम का कोई भी प्रोसेस एंटर नहीं हुआ है। ओके, तो ये कंप्लीट होने के बाद में 5वें मिली सेकेंड पे क्या स्थिति है, आपका P2 का प्रोसेस एग्जीक्यूशन जो है प्रोसेस P2 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है और इसके आपके 7 CPU बर्स्ट टाइम बचे हुए हैं, P3 के 9 और P4 के 5। तो सबसे कम किसका है, P4 का, तो P4 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। P4 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद में 10वें मिली सेकेंड पे क्या स्थिति हो गया, आपका P2 भी कंप्लीट हो गया, P4 भी कंप्लीट हो गया। तो P1 के आपके कितने बचे हुए हैं, 7, क्योंकि एक तो इसने कंप्लीट कर लिया, तो 7 इसके और 9 P3 के, तो 7 और 9 में से कम क्या है, P1, तो इसलिए 10वें पे CPU किसको एलोकेट होगा, P1 प्रोसेस को एलोकेट होगा और इसके साथ कंप्लीट होंगे 7वें मिली सेकेंड पे CPU एलोकेट हो जाएगा P3 को और P3 अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके टोटल जो है इन चारों प्रोसेस को अपना प्रोसेस एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने में 26 मिली सेकेंड लगेंगे। तो हमने यहाँ पे चूंकि हम प्रिमिटिव पढ़ रहे हैं तो इसलिए P1 पे प्रोसेस CPU से P1 प्रोसेस को प्रिम्प्ट कर लिया जाएगा और P2 को असाइन कर दिया जाएगा क्योंकि उस वक्त रेडी क्यू में उससे कम एग्जीक्यूशन टाइम वाला प्रोसेस एंटर कर चुका है। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं SJF प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ओके, अब वेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे। वेटिंग टाइम आपका देखो P1 का 10-1 है, क्यों है, क्योंकि शुरू में तो इसने वेट किया ही नहीं, 1 सेकेंड इसका हुआ, लेकिन यहाँ पे प्रिम्प्ट कर लिया, ये यहाँ से CPU से जाके वेटिंग क्यू में लग जाएगा और 9 मिली सेकेंड तक ये वेट करेगा, 10वें पे इसको मिलेगा, तो टोटल वेटिंग टाइम कितना हुआ, 9। P2 का वेटिंग टाइम 0 है क्योंकि फर्स्ट पे आया और फर्स्ट पे इसको 1 पे ही मिल गया। P3 का ध्यान से देखो, P3 का 15 कैसे है, 17वें मिली सेकेंड पे तो P3 मिला, लेकिन ये सिस्टम में एंटर कब हुआ था, 2 पे, तो 17 - 2 कितना हो जाएगा, 15। इसी तरह से P4 का 5 है और 3 पे ये एंटर हुआ, तो 5 - 3 2, इसने इतना वेट किया, मतलब P1 ने 9 मिली सेकेंड वेट किया, P2 का 0 है, कोई वेटिंग टाइम नहीं है, P3 का 15 है, P4 का 2 है। इन चारों को जोड़कर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका 6.5 क्या होगा, एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। तो बच्चों बहुत ध्यान से गैंट चार्ट बनाएं। गैंट चार्ट बनाना यदि एक बार आपका सही बन गया तो सब कुछ फटाफट हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब हम टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम होता है वेटिंग टाइम प्लस CPU बर्स्ट टाइम। तो एक टर्न अराउंड मतलब
कि वो उस पूरे जो प्रोसेस का लाइफ साइकिल है उससे वो कब बाहर निकल गया। वेटिंग भी टाइम कैलकुलेट होगा, इसमें CPU का ब्रश टाइम भी कैलकुलेट होगा। तो देखो P1, P2, P3, P4 चार प्रोसेस है। 9, 0, 15, 2, 9, 0, 15, 2 क्या है, इनका वेटिंग टाइम है। और अब हम इसको यहाँ पर किसमें ऐड कर रहे हैं, CPU ब्रश टाइम में, जो कि आपका है 8495। इनको जोड़ के हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये इसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। मतलब P3 जैसे प्रोसेस है, जब ये एंटर किया, मान लीजिए 2 मिलीसेकंड पे 2 मिलीसेकंड पे ये एंटर किया, तो सिस्टम से कब बाहर निकला, ये 24 मिलीसेकंड पे ये बाहर निकला कंप्लीट। 9 तो इसने एग्जीक्यूशन किया और 15 इसने वेट किया, ठीक है। तो 24वें मिलीसेकंड पे ये सिस्टम वहाँ से प्रोसेस जो है लाइफ साइकिल से ये बाहर निकल जाएगा, यहाँ प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। तो एक बार आप ध्यान से ये बना लेंगे गैंट चार्ट, तो आप इसका एवरेज वेटिंग टाइम भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज टर्न अराउंड टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अंदर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ प्रोसेस, कैलकुलेट एवरेज वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम। आपको इसका CPU ब्रश टाइम दिया हुआ है, ये इसका अराइवल टाइम है। बच्चों बहुत ध्यान से इसका गैंट चार्ट बनाएं, फिर आप कैलकुलेट करें एवरेज वेटिंग टाइम और फिर उसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करें। हर एक प्रोसेस का भी टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करें, फिर उसका एवरेज भी निकाल लें। और ये करके आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, मैं देखती हूँ, मुझे पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया है। ओके बच्चों, थैंक यू। अब नेक्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर डिस्कस करेंगे।